नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको एक केस बताने वाली हूँ जो कि हम सब ने सुन रखा है क्योंकि वो रिसेंटली अभी हुआ है एंड वो काफ़ी पेनफुल था उसे देखने में भी और उसके बारे में सुनने में भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस लड़की के लिए। और सबसे शेमफुल बात यह है कि हमारी सोसाइटी में ये पब्लिकली ये चीज़ हुई और लोग देखते रहे और वो लड़का उसे मारता रहा। वो भी 20 से 21 बार उसने उसके ऊपर चाकू मारे, उसके बाद भी वो रुका नहीं। उसने उसको लातें मारी, उसके सर फोड़ दिया एक बड़े से पत्थर से और लोगों ने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं करी। तो हम देख सकते हैं कि ये दुनिया कितनी मतलबी हो रही है। इस केस की वजह से हमें पता चल सकता है कि लोग कितने इनह्यूमन होते चले जा रहे हैं। तो आज है केस साक्षी दीक्षित और मोहम्मद साहिल का। मोहम्मद साहिल जिसकी उम्र 20 साल थी और इसके बैकग्राउंड से ये पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अय्याश टाइप का था। मतलब इसे पार्टी करना बहुत पसंद था क्योंकि इसके अकाउंट से काफ़ी चीज़ें रिवील होती हैं कि इसे हुक्का, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आवारापंती करना, ये सब काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और जॉब के लिए ये एक मैकेनिकल जॉब करता था। मतलब मैकेनिकल जॉब भी क्या हो गई, जैसे हमारे घर में जब हमारा फ्रिज ख़राब हो जाता है या एसी ख़राब हो जाता है तो हम नॉर्मली एक मैकेनिक को कॉल करते हैं। तो बस उसका काम यही था जिससे ये थोड़ा बहुत पैसे जुटा लेता था। और दूसरी चीज़ इसके अकाउंट से ये पता चलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के कांटेक्ट में भी था। दूसरी तरफ थी साक्षी दीक्षित जो कि 16 साल की थी सिर्फ। अब आप खुद सोच सकते हो, एक 20 साल का लड़का और एक 16 साल की लड़की जो बच्ची है, छोटी नाबालिग है, वो एक रिलेशनशिप में थी। खैर, अब मैं आपको साक्षी दीक्षित के बारे में बताती हूँ जिसकी एज 16 थी और उसका प्रीवियस रिलेशनशिप था एक लड़के से जिसका नाम प्रवीण है और वो प्रवीण से काफ़ी ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में थी। पर कुछ उनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसके वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। प्लस साक्षी ने उस अपने हाथ पे प्रवीण का नाम का जो टैटू करवा रखा था। तो अभी मैंने ये प्रवीण के बारे में बताया है तो इसको दिमाग में रखना क्योंकि अभी इससे रिलेटेड काफ़ी लिंक्ड चीज़ें अभी सामने आने वाली हैं। और ये दोनों ही दिल्ली में रहने वाले थे। दिल्ली में जो शाबाद एरिया है उसी वहीं पे रहने वाले लोग थे ये। अब वहीं पे साक्षी भी रहती थी। दूसरी चीज़, साक्षी को घूमना फिरना बहुत पसंद था। वो ज़्यादातर टाइम घर पे नहीं रहती थी, उसे दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद था। तो इसी वजह से वो अपने घर में नहीं थी। अराउंड 10 दिनों के लिए वो अपनी एक फ्रेंड जो नीतू थी उसके घर आ रखी थी रुकने के लिए। और उसी एरिया में जो मोहम्मद साहिल था वहाँ पे आता जाता रहता था क्योंकि वो एक मैकेनिक था। तो कभी ना किसी का कुछ ख़राब हो गया, कभी किसी का कुछ ख़राब हो गया, तो आता जाता रहता था। तो वहीं पे वो उसने साक्षी को देखा, उसे साक्षी बहुत पसंद आ गई थी। फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को देखने लगे थे। फिर दोनों ने फेसबुक जो आईडीज़ होती हैं वो एक्सचेंज करी। फिर उनकी धीरे धीरे फेसबुक आईडी पे बात हुई, ऐसी उनकी बॉन्डिंग बनी। फिर आता है 21 जून 2021 जहाँ पे ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके। और जब साक्षी और जो साहिल था वो जब दोनों रिलेशनशिप में आए तो साक्षी ने उसे अपने प्रीवियस बॉयफ्रेंड जो एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण है उसके बारे में बता रखा था। इवन उसने ये भी दिखा रखा था कि उसने उसका टैटू भी करवा रखा है, जिसको देखकर उसको थोड़ी सी जेलसी हुई, साहिल को थोड़ी जेलसी हुई, बट साहिल ने कुछ कहा नहीं। और एक चीज़ और है, रिपोर्ट्स के थ्रू ये पता चला है, मतलब जो साक्षी के दोस्त थे उन्होंने ये बताया था कि जो साक्षी है उसको ये पता था, उसने कंसिडर किया था साहिल को एज अ हिंदू बॉय। क्योंकि हमें पता है कि जब ये साहिल पकड़ा भी गया था तो साहिल के हाथ में ये जो कलावा होता है, ये रेड कलर का, जिसको नहीं पता है, हिंदूज़ में ये कलावा बांधा जाता है, उसने उसके हाथ में ये भी बंधा हुआ था। इवन वो रुद्राक्ष की माला भी पहनता था। तो साक्षी को तो ये लगता था कि वो एक हिंदू लड़का है और उसे ये नहीं पता था कि वो मुस्लिम है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी थी कि उसने अपना जो रिलीजन था वो हाइड करके रखा साक्षी से, जो कि बहुत ज़्यादा एक गलत चीज़ है। क्योंकि आप अपना रिलीजन क्यों हाइड कर रहे हो जब आपको कोई शर्म नहीं है या कोई डर नहीं है, तो आप अपना रिलीजन क्यों हाइड कर रहे हो। तो ये रिपोर्ट्स के ही थ्रू ये सारी चीज़ें पता चली हैं।
उसके दोस्तों ने ये बताया था। और जब साक्षी को ये चीज़ पता चली कि जो साहिल है वो हिंदू नहीं, वो एक मुस्लिम बॉय है, तो उस टॉपिक पे भी उनकी काफ़ी लड़ाई हुई थी, जिसको लेकर साक्षी ने उसको थोड़ा सा डिस्टेंस कर दिया था, क्योंकि उसे ये चीज़ ख़राब लगी थी कि उसने झूठ क्यों बोला उससे इस चीज़ को लेकर कि वो एक मुस्लिम है। एक एंगल था कि जहाँ पे साक्षी ने अपने आप को डिस्टेंस किया था साहिल से, क्योंकि उसे ये था कि उसने उससे झूठ बोला है उसके रिलीजन के बारे में, और वो एक हिंदू नहीं, वो मुस्लिम लड़का है। तो एक एंगल तो ये था, क्योंकि जो साफ साफ दिखाता है लव जिहाद को लेकर। अब ये अभी तक श्योरिटी नहीं मिली है, अभी ये केस अभी भी चल रहा है, तो हमें भी क्लियरिटी नहीं है कि इस केस में हुआ क्या है। बट कहीं ना कहीं वो अपना रिलीजन हाइड कर रहा था, तो ये चीज़ गलत थी। दूसरी तरफ साहिल ने पुलिस को ये भी बताया था कि जो साक्षी थी वो अपने प्रीवियस बॉयफ्रेंड, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण था, उसके टच में भी आ गई थी। और साहिल के दिमाग में ये लग रहा था कि उसने उसको डिस्टेंस इसलिए करा है क्योंकि वो प्रवीण के साथ वापस आना चाहती है। और साक्षी ने काफ़ी दिनों तक, काफ़ी हफ्तों तक उसके कॉल्स इग्नोर किए, काफ़ी मतलब वो उसको मिलने के लिए भी बुलाता था तो भी वो नहीं जाती थी, और उसने काफ़ी डिस्टेंस कर लिया था। और इसके चलते साहिल के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और काफ़ी ज़्यादा एक ईगो आ गई थी कि ये मुझे कैसे छोड़ सकती है, क्योंकि साहिल ने अपने मन में तो एक अलग खिचड़ी बना दी थी। क्योंकि साहिल को ये लग रहा था कि वो प्रवीण के साथ वापस जाना चाहती है। अभी भी इस केस को एक क्लैरिटी नहीं मिली कि साक्षी ने क्यों ब्रेकअप किया था, किस लिए किया था। कहीं ना कहीं उसके दोस्त ये भी बोल रहे कि उसने झूठ बोला अपने रिलेशन के बारे में, तो उसने डिस्टेंस किया। और साहिल के दिमाग में ये था कि वो प्रवीण के साथ वापस आने वाली है, तो ब्रेकअप वो इसलिए कर रही है। फिर जब साक्षी ने उसे डिस्टेंस कर दिया था, दूर कर दिया था अपने आप से, तो जो साहिल था वो उसको स्टॉक करने लग गया था। मतलब जहाँ भी वो जाती, जहाँ भी वो किसी के साथ भी जाती, उसको स्टॉक करने लग गया था, और कॉल करके उससे फ़ोन पे बात करता कि तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो, तुम वहाँ हो। तो इसके चलते साक्षी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, और उसने साक्षी को धमकाया भी था कि अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ोगी, ऐसे करोगी, तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, और काफ़ी कुछ कर सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तो इस वजह से साक्षी डर गई थी काफ़ी ज़्यादा, और डरने की वजह से उसने अपने दोस्तों को ये चीज़ बताई कि उसे ये नहीं पता था कि अब मैं किससे शेयर करूँ। तो उसने जाके अपने फ्रेंड से बताया। तो उसने अपनी जब एक फ्रेंड को बताया, तो उसकी फ्रेंड ने उसे अपनी अपने मतलब एक फ्रेंड से मिलवाया, जो कि था अजय, अजय उर्फ झबरू, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स में वो टीवी में भी हम देख रहे हैं, रिपोर्ट में भी पता चला है कि एक झबरू नाम का आदमी था जिसका रियल नेम अजय है। उससे मिलवाया, और वो उस एरिया का कह सकते हो कि काफ़ी उसका दबदबा था वहाँ पे। तो उसने उनको श्योरिटी दी, साक्षी को श्योरिटी दी कि तुम डरो मत, मैं देख लूँगा, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तो झबरू ने फिर उसे कॉल करा साहिल को, और साहिल को समझाया, धमकी दी कि मतलब जो भी उसने कॉल पे कहा होगा उससे कि इस लड़की के पास मत दिखना, या ये जो भी है। तो झबरू के उस कॉल से जो साहिल था वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। साहिल को लगा था कि झबरू इसे मार देगा, तो वो डर भी गया था। पर डर के साथ साथ उसके अंदर एक ईगो आ चुकी थी कि कैसे एक दूसरे लड़के से मुझे धमकी दिलवा सकती है। तो उसके अंदर एक ईगो भी था और डर भी था। और जब झबरू ने ये बात करी उससे, तो उसके बाद साहिल इतना ज़्यादा पीछे नहीं पड़ रहा था साक्षी के, बट वो साक्षी को तब भी स्टॉक कर रहा था। है दिन 27 मई 2023। ये था मर्डर से एक दिन पहले का दिन, जहाँ पे झबरू और जो साक्षी की दूसरी दोस्त थी जिसने मिलवाया था झबरू से, वो ये तीनों लोग मिलने गए थे साहिल से, जहाँ पे झबरू ने फिर से साहिल को धमकी दी थी दूर रहने के लिए, और काफ़ी मजाक उड़ाया था उसका, साहिल का। और साहिल अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था वहाँ पे, तो और साहिल को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील हुआ था, उसकी ईगो हिट हो चुकी थी वहाँ पे, क्योंकि जो भी मजाक उड़ाया गया था वो उसके दोस्तों के सामने हुआ था, प्लस उस चीज़ को साक्षी भी देख रही थी। तो उसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका था मन में, हर्ट तो नहीं बोलेंगे हम उसे, ईगो, उसे गुस्सा बहुत आ चुका था, और उसने फिर ठान लिया था कि वो साक्षी का मर्डर कर लेगा। और रिपोर्ट्स के थ्रू ये भी पता चला कि उसने ये मर्डर का जो प्लानिंग थी ये 15 दिन पहले ही कर रखी थी।
तो फिर आता है 28 मई 2023, जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ। उस दिन भी साहिल उसको स्टॉक ही कर रहा था, क्योंकि उसने उसकी सारी एक्टिविटीज़ नोटिस कर ली थी कि कब वो कितने टाइम में निकल रही है बाहर, कब जा रही है, किससे मिल रही है। तो तब करीबन 8:30 के आसपास जब साक्षी वापस आ रही थी, क्योंकि साक्षी की जहाँ पे वो स्टे कर रही थी अपने दोस्त के यहाँ, उसकी जो फ्रेंड नीतू थी उसके बेटे का जन्मदिन था, तो इसलिए उसको वहाँ पे जाना था, तो वो वहाँ पे जा रही थी। अब वो जा रही थी तो वहाँ बीच में उसे साहिल मिला। तो साहिल से उसकी थोड़ी बातचीत हुई, और बातचीत करते करते वो बहसबंदी में तब्दील हो चुकी थी। अब वो बहुत हीट हो चुका था उस कॉन्वर्सेशन में, और साहिल तो पहले से ही चाकू लेके आ रखा था, तो उसने बिना सोचे समझे चाकू पे चाकू उसके मारना शुरू कर दिया। पेट पे, गले पे, इवन उसके सर पे भी उसने चाकू मारा। और एक मोमेंट तो ऐसा आया था कि वो चाकू जाके वहाँ पे अटक चुका था। अब वीडियो में भी दिख रहा होगा कि वो उस चाकू को निकालने की कोशिश कर रहा था काफ़ी फोर्सफुली। और सबसे शर्म वाली बात तो ये है कि ये पूरे पब्लिकली हो रहा था। 15 से 20 जने वहाँ जा रहे थे, निकल रहे थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको पकड़े पीछे से, उसे गिराएं, पुलिस को कॉल करे। किसी ने पुलिस को कॉल नहीं करा, किसी ने उस लड़की की हेल्प नहीं करी, सब देखते रहे। बस एक बार एक आदमी आया था जो रेड टी शर्ट में था, उसने उसे पकड़ने की कोशिश करी भी थी, बट उसने उसका ऐसे करके हाथ छुड़वा दिया था, और वो भी डर के चला जा चुका था। और क्योंकि अकेला इंसान भी क्या कर सकता था, बट कोई एक इनिशिएटिव लेता तो शायद में भी वो लड़की आज बच जाती, उसके साथ इतना सब कुछ नहीं हुआ होता। तो फिर वो चाकू पे चाकू मारता रहा उसने उसको इतना मारा कि वो उसी टाइम पे मर चुकी थी। पर साहिल के मन में इतना गुस्सा था, और इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा ईगो था कि उसने उसको तब भी नहीं छोड़ा। जब वो गिर गई, जब बेसुध होके वो नीचे गिर गई, तो वहाँ पे नाली थी, तो जब वो गिरी तो साहिल ने उसको लात मारी। मतलब वो अधमरी हो चुकी थी, उसके बाद भी साहिल ने 2 या 3 बार उसको लात मारी। लात मारने के बाद वो नाली के अंदर गिर गई। गिरने के बाद भी साहिल के मन में तसल्ली नहीं आई। साहिल गया, ईंट का इतना बड़ा टुकड़ा लेके आया, उसने कम से कम 3 से 4 बार उसके सर पे मारा। वो चीज़ वो वीडियो में हम सब ने देखा। और वो फिर वापस गया, और उसे पता नहीं क्या हुआ, फिर वो वापस आया, उसने फिर पत्थर उठाया, फिर मार दिया, और उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद कम से कम आधे घंटे तक वो बॉडी वहीं पे थी। पुलिस को पता चल चुका था, क्योंकि पुलिस ने ऐसा कुछ कंफर्म नहीं करा है कि ये बॉडी, मतलब जो ये इंसिडेंट है वो किसी ने कॉल करके बताया, क्योंकि पुलिस को उड़ते उड़ते खबर आ चुकी थी उनके कान। और जब पुलिस के पास एक खबर आ चुकी थी तो पुलिस आने लग पड़ी थी वहाँ पे। और उसके बाद झबरू को ये बात पता चल चुकी थी। जो झबरू था, झबरू ने ही उसकी साक्षी की बॉडी उठाई थी और एम्बुलेंस में डाला था। झबरू ही वो पर्सन था जिसने उस बॉडी को वहाँ से निकाल के वहाँ एम्बुलेंस में डाला था, और कोई इंसान वहाँ पे नहीं आया था। किसी के अंदर इतना दिल नहीं था कि उस लड़की की मदद कर देते। अगर कर देते तो आज वो हमारे बीच में ज़िंदा होती, एटलीस्ट वो ज़िंदा तो होती। उसके बाद जो साहिल था, वो साहिल वहाँ से निकल पड़ा। वो एक पार्क में रुका, थोड़ी देर उसने सोचा, जो भी किया होगा पता नहीं। उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया। फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद वो फिर रिठाला मेट्रो स्टेशन गया, जहाँ पे उसने चाकू फेंका। ऐसा उसने पुलिस को बताया है, ये पुलिस के थ्रू ही पता चली हैं चीज़ें। तो उसने रिठाला मेट्रो स्टेशन में रुक के वहाँ पे वो जिस चाकू से उसने मारा था साक्षी को, वो फेंका। और फिर उसने वहाँ से मेट्रो स्टेशन के बाद जब उसने ये चाकू फेंका तो फिर वो बस स्टैंड गया। बस स्टैंड से उसने बस पकड़ी बुलंदशहर के लिए, जहाँ पे वो अपनी बुआ के घर जा चुका था। बुआ के घर जाने के बाद फिर ये बात काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी थी कि वीडियो दिख गई थी, क्योंकि ये जो वीडियो थी ये सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी। किसी ने कोई फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो चुकी थी। पुलिस को पता चल चुका था, और ख़बर हर जगह फैल चुकी थी। उसके बाद घर वालों को पता चला, घर वालों को कॉल करके पूछा गया कि आपका बेटा कहाँ है। तब घर वालों ने ही बताया, उसके पापा ने ही बताया कि वो अपने बुआ के यहाँ घर में है, और वहाँ बुलंदशहर से उसे पकड़ा गया, और अभी भी वो कस्टडी में ही है। और
अभी भी ये पता चल रहा है कि वो अपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज कर रहा है। तो अभी भी हमें क्लियरिटी नहीं है इस केस का कि उसने एक्चुअल में क्यों मर्डर किया था और उनके बीच में एक्चुअल में हुआ क्या था। बट इट वॉज टोटली इनसेन। मतलब कैसे इतना ज़्यादा गुस्सा, किस चीज़ का इतना गुस्सा कि आप मर्डर कर दोगे, वो भी कुछ इस तरीके से, वो भी पब्लिकली। इट वॉज हॉरेबल टू सी एंड हियर अबाउट दिस केस। एंड स्पेशली जो वहाँ पे जो लोग थे, वो सोसाइटी के लोग, उन्होंने एक इनिशिएटिव नहीं लिया एक लड़की को बचाने के लिए। मे भी शायद अपनी बहन होती तो कोई अपनी जान देने भी आ जाता, बट वो किसी दूसरे के घर की बेटी थी, दैट्स वाई कोई वहाँ पे आया ही नहीं बचाने के लिए। और अगर एक इनिशिएटिव लिया जाता तो आज उसकी जान बच सकती थी, बट किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। और ये शो करता है हमारे सोसाइटी को। और जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है, कंट्री डेवलप होती जा रही है, बहुत अच्छी बात है, बट जो लोगों की ह्यूमैनिटी है वो कहाँ गायब हो गई है ये पता नहीं चल रहा है। दिल्ली में आए दिन कोई ना कोई केसेस आते रहते हैं, और अब ये एक इतना बड़ा केस बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था। और एक छोटी बच्ची जो कि 16 साल की लड़की है, उसको इस तरीके से बुरी तरीके से मारा गया है। अब इसमें कौन सा एंगल है हमें नहीं पता, क्या एंगल है ये भी नहीं पता। अभी केस चल ही रहा है, बाद में इसकी चीज़ें और डिटेल में आएंगी, पता चलेंगी। और मेरा एक छोटा सा मैसेज है उन सब लड़कियों को कि ये जो 12, 13, 14, 15, 16 साल की जो ये लड़कियाँ होती हैं, जो इतनी एजेस की लड़कियाँ होती हैं, रिलेशनशिप में आना ही क्यों है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है रिलेशनशिप में आना ही। अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, अपनी करियर पे फोकस करो, ये कोई एज नहीं है। और इवेंचुअली अगर आप आ भी रहे हो रिलेशनशिप में तो इतनी कैपेबिलिटीज़ रखो, इतना दिमाग रखो कि किसी के सिर्फ एक नाम से आप उसका बैकग्राउंड नहीं जान जाओगे। आपको अगर आप प्यार कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो उसके बारे में आपको हर एक डिटेल जाननी चाहिए। पहले तो आओ ही मत, एक एज होती है हर चीज़ की। एंड 16 साल की लड़की, ये सब। अब पर जो और लड़कियां हैं उनको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गर्ल्स प्लीज़ अपने करियर पे फोकस करो। ये रिलेशनशिप्स, ये प्यार, ये सब अभी इस पे फोकस करने की कोई नीड नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ करियर, और हो भी रहा है तो एक सेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी सिक्योरिटी ये है, वो अपने दिमाग में लेके चलो कि लड़का कौन है। जब तक उसके डिटेल उसके बारे में ना जानो तब तक उससे इतनी अटैचमेंट मत करो। ये मेरे एक हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक लड़की से। एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर अगर हम लड़कियां ही इतने बेवकूफ़ डिसीजंस ले लेंगे तो फिर हम एम्पावर कैसे होंगे। हम ही इतने सिली टाइप के डिसीजंस ले लेंगे, किसी भी कैसे भी लड़के से प्यार पे पड़ जाएंगे बिना उसके डिटेल्स जाने, बिना उसके कुछ भी जाने, तो लड़कियां एम्पावर कहाँ से होंगी। कोई भी रैंडमली आपको मार के चला जाएगा। आज साक्षी के साथ हुआ है, आज किसी के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ गर्ल्स प्लीज़ अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा अपने आप को रेजिस्ट करो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो अपने तरफ। ये था साक्षी दीक्षित का केस, जो कि बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। आई होप आपको एक सही डिटेल मिली है, और जिसको भी ये वीडियो पसंद आई है या किसी को भी अपना व्यू पॉइंट देना है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। और जो भी इस चैनल पे न्यू हो वो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।